नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए मुल्क की अहम शख्सियतों को अपने स्टूडियो मधु करते हैं, उनके ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि आज हमारी जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत बड़ा खतरा रहा हो गया है और इस खतरे को दूर करने में नौजवान बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे नौजवान जो तालीम याफ्ता हो और पब्लिक सर्वेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और आज हम आपको जिस शख्सियत से मिला रहे हैं वो एक पब्लिक सर्वेंट थे, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने आईएएस क्या इस्तीफा देने के बावजूद भी आवाम की खिदमत को अपना जरिया बना लिया है। मेरी मुराद है साबिक आईएएस ऑफिसर कन्नान गोपीनाथन से, जो हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम उनका स्टूडियो में वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और कन्नान गोपीनाथन के बारे में सिर्फ आपको ये बताता चलूं कि ये ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए और मुल्क को तबाही व बर्बादी से बचाने के लिए और ख़ास तौर पर फ़िरका परस्ती को दूर भगाने के लिए और मुल्क में एक दोस्ती की और अमन की फ़िज़ा कायम करने के लिए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। आपको अच्छी तरह मालूम है कि कोई भी आईएएस ऑफिसर इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा जिस तरह कन्नान गोपीनाथन ने उठाया है। तो बहरहाल हम आपसे एक फ़र्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है या सवाल है वो ये है कि आपकी इतनी उम्र कम है, उसके बावजूद आपने अपने मुस्तकबिल को किस लिए कुर्बान कर दिया, सैक्रिफाइस किया है? अच्छा, मुझे लगता नहीं है उसे उम्र से कुछ कोई लेना देना है जी। और आपने कह रहे थे कि मैं पब्लिक सर्वेंट था जी। मैं समझता हूँ कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था जी जी और अभी पब्लिक सर्वेंट हूँ। तो बहुत अच्छी बात है जी। ये क्योंकि हम कंफ्यूज करते हैं, हम सरकार में जाते हैं, एंटर करते हुए भी हम ये सोचते हैं कि एक ऑफिसर को या किसी को भी हम दोनों कहते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट भी कहते हैं और पब्लिक सर्वेंट भी कहते हैं। पर ये सोचने वाली बात है कि आप एक ही साथ गवर्नमेंट को भी पब्लिक को भी सर्व कर सकता है, पर कभी कभी पब्लिक और गवर्नमेंट की बात अलग भी हो सकता है। बिल्कुल सही। तो आप चुनेंगे क्या, ये भी एक सोचने की बात है। यानी तो स्टेट एंड पब्लिक के दरमियान अगर हाँ जी बिल्कुल। तो ये पब्लिक सर्विस तो जारी है, पब्लिक तो कंटिन्यू करूंगा जब तक हो सकता है। ये आपने पूछा कि अभी ऐसे कैसे डिसीजन ले लिया, ऐसे कैसे निर्णय ले लिया, ऐसे मैं समझता हूँ कि हालत अभी ऐसे हुआ जी। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता तो मैं कंटिन्यू करता और सर्विस में ही रहता। 10 साल के बाद मान लीजिए ऐसे आता तो और शायद मेरे अंदर उतना ही रहता कि नहीं, इमोशन अपना देश को लेकर कि नहीं करना चाहिए, तो शायद तब करता। तो उम्र से कोई लेना देना नहीं है उस पर जी। और अभी आप मेरा उसमें देखेंगे तो मैं अभी 4 साल प्राइवेट नौकरी कर चुका हूँ, साथ साथ एनजीओ में भी काम किया है। उसके बाद 7 साल का आईएएस का भी नौकरी हो गया। तो थोड़ा बहुत देश के बारे में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जनता के बारे में थोड़ा जानकारी था। और ऐसे में जब आपको दिख रहा है कि कुछ चीज़ें बिल्कुल ही गलत हो रहा है जी। और सरकार की तरफ से जो गलत हो रहा है वो मतलब आप ठीक है, आपको सरकार कई बार कई गलतियां करते हैं जी। पर जब पूरे मुल्क उस पर चुप्पी मैंने साधते ऐसे चुप रहने का डिसीजन ले लेते हैं जी। कि तो हम, मुझे लगता है कैसे कश्मीर के मुद्दे पे स्पेशली सरकार ने जो किया पर बाकी पूरा मुल्क जो है डिसाइड कर लिया कि हम उस पर कुछ बोलेंगे नहीं जी। हमें लग भी रहा है कि गलत है पर फिर भी हमने डिसाइड कर लिया नहीं बोलना नहीं है इस पे, क्योंकि वो कश्मीर में हो रहा है। बात यह है कि अब कश्मीर में हो रहा है इसलिए नहीं बोलना जरूरी था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान की हनन हो रहा था इसलिए बोलना जरूरी था। पर जब आपने चुप बैठने का डिसीजन लिया तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगा कि हम पूरा देश कहीं फेल ना हो रहे। सरकार फेल हो अलग बात है जी। पर अगर पूरी देश फेल हो जाए जी। तो ये गलत होगा। बहुत प्यारी बात कही है आपने कि अगर देश फेल होता है तो वह बहुत बुरी बात है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपने जो फैसला लिया है, डिसीजन लिया था, यानी 21 अगस्त शायद मैं समझता हूँ 21 को लिखा था जी। 23 को सबमिट किया था। जो फैसला था आपका, मैं समझता हूँ हर एक ने हैरत का इजहार किया कि क्यों ऐसा कर रहा है ये। जब लेकिन बाद में ये मालूम हुआ कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है उसके लिए आपने ये किया है, क्या ये सच है? बिल्कुल, अभिव्यक्ति का जो आज़ादी जो हमारी संविधान के अंदर भी दिया हुआ है हमें जी। और अगर आप देखेंगे कश्मीर के मुद्दे पे मैं वापस आऊँगा, क्योंकि आपने 370 हटाना था, नहीं हटाना था, वो सब सरकार की चुनी हुई सरकार है, जो निर्णय लेना था ले ले जी। पर उसको एक निर्णय लेने के लिए
आपने वहाँ की पूरी जनता को जो है शट डाउन करके रखना, एक तरीके से पूरा कम्युनिकेशन वहाँ पे बंद करना, लैंडलाइन, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके बाद कर्फ्यू लगाना, वहाँ की लीडर्स को जेल करना, अरेस्ट करना, डिटेन करना, कहीं कहीं विदाउट जो भी चार्जेस के बिना भी रखना। इस तरीके का पूरे एक कौम को, पूरी पॉपुलेशन को हमने डिसाइड कर लिया कि हम ऐसे रख सकते हैं। और अब मान लीजिए कल तेलंगाना सरकार एक निर्णय लेना चाहते हैं, ठीक है, और उस निर्णय को लेकर उनको लगता है कि यहाँ पे बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, भारी प्रोटेस्ट होने वाला है, तो उतने ऐसे में वो यहाँ के जितने भी अपोजिशन लीडर्स थे, जो पुराने चीफ मिनिस्टर्स थे, उन सबको पकड़ के अंदर कर दे, जेल कर दे, जितने लोग उठ के आवाज उठा सकते हैं उन सबको डिटेन कर दे, और पूरा हैदराबाद और तेलंगाना का पूरा जो है इंटरनेट बंद कर दे, ये लाइव पब्लिक सब कुछ बंद कर दे। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत होगा। ये अगर गलत है तो आप, अगर ऐसे तेलंगाना में होता है तो आप ये तो चाहेंगे ना कि बाकी पूरा देश बोले कि ये गलत है जी। और यही चीज कश्मीर में हुआ। निर्णय कुछ और था जी जी। निर्णय क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, एक लोकतंत्र में निर्णय क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, निर्णय किस तरीके से लिया जाता है, लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाता है कि नहीं, उससे फर्क पड़ता है। तो निर्णय जो आपने लिया उसके बाद जिस तरीके से आपने उनको चुप कराया, आप हम लोग वही कहते हैं बार बार कि कड़वा दवाई देना पड़ता है कभी, है ना, वो इंजेक्शन देना पड़ता है, उनको पता नहीं है, उनसे बच्चों से पूछ के थोड़े ना हम कड़वा दवाई देते हैं या फिर इंजेक्शन देते हैं, उसी के भलाई के लिए, कश्मीरी के लिए भलाई के लिए है, उनकी डेवलपमेंट के लिए है, पर उनको पता नहीं है, वो ब्रेन वॉश्ड है, इसलिए उनको कुछ पता नहीं है। हम जानते हैं उनके लिए क्या अच्छा है, तो इसलिए बच्चों की तरह ट्रीट किया, इन्फेंटलाइज किया जिससे। पर ऐसे कौन सी माँ बाप है जो इंजेक्शन देने के बाद बच्चे को रोने का हक भी नहीं देता? ये बात भी अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छी बात है। तो आप इंजेक्शन दिए, उसके बाद बोला चुप। जी जी। पूरी एक कौम, पूरी पॉपुलेशन को बोला चुप। जी जी। अब कुछ नहीं बोलेंगे इसके बाद। जी जी। ऐसे कौन सी लोकतंत्र, ऐसे घर में कौन सा बच्चा रहना चाहेगा? जी जी, ये तो बड़ी बात है, तो नेचुरली नहीं रहेगा। ये अगर हम उस टाइम पे, वो बाकी पूरा देश, सरकार जब ये कर रहे थे और मैं और आप, हम सब मिलकर खड़े हो जाते और बोलते हम ये कश्मीर में नहीं होने देते, तो तब नेशनल इंटीग्रेशन होता। जी, बहुत अच्छी। हमने पर खड़े नहीं हुए उनके लिए। तो क्या आप समझते हैं कि आप सिर्फ आपकी आवाज़ उठाने से हुकूमत सुधर जाएगी, अपना इंजेक्शन वापस ले लेगी या टैबलेट को छुपा देगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। पर मेरे ना कहने से ही, मतलब ये तो क्लियर है कि मेरा ना करने से जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। जी। मैं बात यही हो रहा था, क्योंकि मैं क्यों बोला कि देश फेल हो रहा था। जब सरकार ये कहते हैं, आप एक्सपेक्ट करेंगे, करते हैं तो एक्सपेक्ट करेंगे कि मीडिया उसके ऊपर सवाल उठाएंगे। जी जी। खुल के उठाएंगे, ऐसे कैसे कर सकता है, इलेक्टेड एमपीज को कैसे जेल कर सकता है बिना कोई चार्ज का, कैसे आज भी 120 दिन हो गया, आज भी जेल में है, आज भी हाउस अरेस्ट में है, आज भी डिटेंशन में है। जी। उस मीडिया लिख के देता है कि हमें कोई एतराज नहीं, हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगे हैं उस पर। जी जी। उसमें लिख दिया था सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट। उसके बाद एक IAS ऑफिसर जो शाह फैजल है, उनका अरेस्ट हुआ। जी। टेक्निकली अभी भी है, क्योंकि उनको रिजिग्नेशन उनका भी एक्सेप्ट नहीं किया, मंजूरी नहीं दिया है। तो उनको अरेस्ट करके लेके जाते हैं और उस पर ना सर्विस के IAS वाले कोई सवाल पूछता है, ना किसी को कोई मतलब होता है। ठीक है, सब लोग एकदम क्यूरियस होता है, क्या अरेस्ट हो गया, अच्छा है, सब कुछ हमारे लिए एक सर्कस टाइप हो रहा है, मतलब हाँ, ये क्या क्यूरियस है बस, या ऐसे भी हो गया यार, ये भी कर सकता है, ऐसे भी घुमा सकता है वो, बस यही देख रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में कोई एक ऐसी डाइवर्जेंट गैंग है जो काम कर रही है, जो आवाम के जो अहम जो इश्यूज़ है उससे तवज्जो हटाने के लिए कुछ काम कर रही है? मुझे पता नहीं है कि ऐसे कुछ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। मुझे इतना लगता है कि जो इश्यूज है जी वो आपके लिए जो अहम है और मेरे लिए जो अहम है वो अलग हो सकता है। जी। और जायज़ भी, अलग होने में कोई दिक्कत भी नहीं है। मेरे लिए हो सकता है कि नौकरी हो, ठीक है, आपके लिए हो सकता है कि आपकी मजहब हो, या मेरे लिए मजहब हो सकता है, आपके लिए नौकरी हो सकता है, जायज़ है, ठीक है, चलेगा, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर बात यह है कि कोई भी चीज आपकी वो इस देश में करने के लिए एक लोकतांत्रिक तरीका है। जी जी। आपकी मुद्दा, मुझे कोई इश्यू नहीं है, कोई बोलते हैं कि नहीं ये 370 ही इंडिया के सबसे बड़ा मुद्दा था, कोई बात नहीं, किसी को आपसे लग भी सकता है वही था मुद्दा, पर करने का एक तरीका है। वो हम सब जनता ने मिलकर देश को बनाया था, हम अपने संविधान लिखे थे, हमने लिखा था वी द पीपल, हमने इस तरीके से हम पूरी आगे चलाएंगे। उसमें लिखा था कुछ चीजें हम नहीं करेंगे, अगर इसको फंडामेंटल राइट्स को अगर हम उसको बंद रखते हैं तब हम उसको इमरजेंसी कहते हैं। क्या हमने कश्मीर में इमरजेंसी लगाया? नहीं लगाया। बिना इमरजेंसी लगाए, इवन इमरजेंसी में भी आप आर्टिकल 20 और 21 जो है लाइफ और लिबर्टी का, आप बंद नहीं कर सकते, पर उस पर भी हमने नहीं किया। तो ये जो हम कर रहे हैं, मतलब
मुझे निर्णय पे, मुद्दों पे ये सब इश्यू नहीं है, वो तो हम उस पे मैं रेजिग्नेशन कभी नहीं देता। मेरा निजी राय हो सकता था कि शायद ये नहीं है, पर जब एक बेसिक का फंडामेंटल जो संविधान की जो बेसिक चीजें हैं, उसूलें हैं, उसको भी आप नहीं मानते हैं, ऐसे आपको लगता है, और सरकार ऐसे करते हुए बाकी सारे जनता उस पर एकदम चुप बैठ जाता है। एक तरफा जनता सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जो जनता इसके सहमत नहीं है, मुझे दिक्कत जो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं उनसे नहीं है, मुझे दिक्कत उनसे है जो सहमत नहीं है, जो सहमत नहीं है और चुप बैठते हैं। आपस में बात करेंगे, यार हो क्या रहा है, अरे देश में हो क्या रहा है, ऐसे कैसे चल रहा है, ये क्या है, ये बात करते रहेंगे, पर बाहर निकल के एक शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि लगता है कि हमने जो हमारे पास जो भी हमने बना के रखा है वो खो ना बैठे, क्योंकि हमने आवाज पाने के लिए हमारे शायद कुछ खोना पड़ता है, पर वो हम आवाज को हम नीचे ही समझते हैं, अपना आवाज को यहाँ पे जो है उसको हम सोचते हैं कि चुप बैठना ज्यादा ठीक है, क्योंकि खोने के लिए बहुत कुछ है। मेरा इतना ही है कि आप एक दिन देश खो बैठेंगे तो जो भी आपने कमाया है वो कोई कीमत का नहीं रहेगा, ये समझना जरूरी है, इसलिए आवाज उठाना जरूरी है। एक बात, अगर ये कश्मीर का देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है वहाँ पर भी उनको खुसूसी जो स्पेशल स्टेटस जो कश्मीर को हासिल था आर्टिकल 371 का है, हासिल रहा, लेकिन क्या मोदी हुकूमत में इस कदर हिम्मत है कि वो वहाँ का स्पेशल स्टेटस खत्म करे? नहीं, ये चीज ऐसे भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कश्मीर का जो है वो टेम्पररी प्रोविजंस था और नॉर्थ ईस्ट में जो है वो स्पेशल प्रोविजंस था, अलग है कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक टेम्पररी प्रोविजन है, एक स्पेशल, तो टेम्पररी स्पेशल प्रोविजन है, एक स्पेशल प्रोविजन, ठीक है। तो मेरा ये है कि उल्टा सोचना चाहिए जनता को। अगर हम ले सेकेंड ARC का अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी का रिपोर्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। उसके कहने का मतलब होता है कि जो चीज सबसे नीचे स्तर पे हो सकता है, तो अगर गांव के लेवल पे हो सकता है तो वो चीज गांव के लेवल पे होना चाहिए, जो चीज डिस्ट्रिक्ट जिले में हो सकता है, ब्लॉक में हो सकता है, ब्लॉक में होना चाहिए, जिले में हो सकता है, जिले में होना चाहिए, जो चीज स्टेट में हो सकता है स्टेट में होना चाहिए। तो जब आप यही समझते हैं, यही तो डिसेंट्रलाइजेशन था आपकी, तो ऐसे में ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सारे पावर लेने की जरूरत ही क्या है? अगर स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस है, स्टेट्स को फेडरलिज्म पे ज्यादा फ्रीडम मिलते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? हम इतना इनसिक्योर क्यों होते हैं अपने देश को लेकर? हमें क्यों लगता है कि किसी के एक झंडा हो तो वो देश भारत नहीं मानता? ऐसे 6 स्टेट है इंडिया में जिनके अपने झंडा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे थोड़ी ना कि एक झंडा होने से देश को नहीं मानता। ये एक थॉट प्रोसेस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम बहुत संकुचित, एक नैरो माइंडेड थॉट प्रोसेस है ये। और सब कुछ जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए देखना, मतलब कुछ भी, जी हाँ, किसी भी कह दें, कुछ भी हो तुरंत ऐसे ही वैसे ही सोचते हैं कि नहीं, मतलब मुझे भी बोला गया था तुम पाकिस्तानी एजेंट है। अच्छा। तुम्हारे कहने के कारण जो है पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल, कि इंटरनेशनल लेवल पे मुल्क की बदनामी हुई है। इंटरनेशनल लेवल पे हुई नहीं, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया था कोई फॉरेन मीडिया से बात नहीं करूंगा। अपनी मेरी दिक्कत और मेरी परेशानी और फिर मेरी पीड़ा यही थी कि इंडियन मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर रहे। इंटरनेशल मीडिया तो वैसे भी बात कर ही रहे थे, वो तो बोल ही रहे थे कश्मीर में क्या हो रहा है। तो बहरहाल मीडिया खामोश रहा, हुकूमत खामोश रही, जुडिशरी चुप रहा, और आपने आवाज उठाई। सिविल सोसाइटी का मुझे लगा, पॉलिटिकल अपोजिशन, जब आपको लग रहा है कि सब चुप है तब क्या कर सकते हैं? जब मैं बोल रहा हूं, मैं यही बोल रहा हूं, ये भी चुप है, वो भी चुप है, ये भी चुप है, अल्टीमेटली सवाल मुझ पे भी आता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो बहरहाल आपने आवाज़ उठाई, और नाज़रीन जैसा कि आपने आवाज़ उठाई, और मैं कहता हूं कि खामोशी इस दौर में तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोशी इस दौर में तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो कैसे कोहराम मचाए हैं देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे कन्नान गोपीनाथन से, और उनके जो आपने मैंने पहले भी बता दिया है कि कन्नान गोपीनाथन ने एक गैर मामूली फैसला करते हुए 21 अगस्त या 23 अगस्त को अपना इस्तीफा दे दिया। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक IAS ऑफिसर हुकूमत से नाराज़ होता है या सिस्टम से नाराज़ होता है और या नाइंसाफ़ी से नाराज़ होकर इस्तीफा देता है, तो बहुत बड़ी बात है। और हिंदुस्तान की यह खुशकिस्मती है कि यहाँ पर कई ऐसे IAS ऑफिसर थे जिन्होंने नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए कन्नान गोपीनाथन की तरह इस्तीफा दे दिया था। और मैं समझता हूँ कि आज ऐसे नौजवान की ज़रूरत है जो हिंदुस्तान को नुकसान से बचाए, हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखे, हिंदुस्तान को खुशहाल रखे। ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। बहरहाल हम एक सवाल करते हैं कि जब आज ये देखा जा रहा है कि जो आवाज़ उठाता है हुकूमत के तरफ या हुकूमत के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ, तो उसके खिलाफ इस तरह घेरा तंग किया जाता है कि फिर वो दोबारा आवाज़ उठाने के काबिल नहीं रहता। तो क्या आपको डर नहीं होता? नहीं, किस बात से डरना है? कि इंतकामी कार्रवाई से, रिवेंज से? अपना देश में रह रहा हूँ जी जी, खुद अपना ही चुने हुए सरकार है जी, अपना जनता के बीच में रह रहा हूँ, तो किस बात से डरूं? तो फिर क्या चिदम्बरम जेल में है, अपना ही जेल चुनी हुई जेल सरकार जाने से है? मुझे डर है ही नहीं। जी जी, क्या जान का भी डर नहीं है आपको? जान का क्या करेंगे तो करें, उसमें आप क्या बोल सकते हैं, वो तो एक्सीडेंट से भी हो सकता है। जी, आपको देखिए, बात यह है कि डरने के लिए हजारों चीजें हैं। जी जी, डरने के लिए मैं यहाँ से वापस नीचे हुए कुछ हो जाएगा, मतलब आप एक बार डरने के लिए सोचेंगे तो हर चीज आप अवॉइड कर सकता है। जी जी, अगर मुझे इस बात का डर था कि मैं आवाज उठाने से क्या होगा, तो मैं रिजिग्नेशन ही करने की जरूरत नहीं थी। जी जी, अगर रिजिग्नेशन करने पे क्या होगा सोचता, तो मैं उनको ना बोलने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ना बोलने पे ट्रांसफर होता है। ना की बात जब आप कहिए तो क्या आपका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट के लिए वो? नहीं नहीं, अच्छा ये भी बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि आपने कहा कि शाह वो फैसल, मुझे शायद डिसमिस करेंगे। जी जी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, लेकिन जैसा कि आपने शाह फैसल का जिक्र किया है, 2009 के टॉपर थे वो। हाँ, बिल्कुल। उन्हें उनका इस्तीफा अब तक एक्सेप्ट नहीं किया गया, और आपने भी दिया, आपका भी नहीं किया गया। और जब शशिकांत सेंथिल, उनका भी इस्तीफा कबूल हुआ है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है। जी जी, तो आपका आगे का क्या है एक्शन प्लान? मेरा अभी मैंने आगे का कुछ सोचा नहीं है। जी जी, इतना है कि 2-3 महीने मैं जैसे कह रहा था कि ट्रैवल करूंगा, जनता से मिलूंगा, जब तक मेरा सेविंग्स मेरे को मुझे इजाजत देंगे, परमिट देंगे, परमिट, तो तब तक मैं ट्रैवल करूंगा। क्योंकि मैंने जब रिजाइन किया था ये भी नहीं सोचा था। आपने एक सवाल पूछा था कि एक आदमी का रेजिग्नेशन से क्या फर्क पड़ा। जब आधा मिनट भी कश्मीर के बारे में बात नहीं कर रहे थे इस देश, आज 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद भी हम 15 मिनट कश्मीर के बारे में बात किए। जी हाँ, बिल्कुल। वो इसलिए क्योंकि एक आदमी ने आवाज उठाया। बहुत प्यारी बात कही, बिल्कुल। तो ये उस टाइम भी मैं ऐसे ही सोचा था कि जब आधा मिनट भी नहीं कर रहे खुल के बात, तो रेजिग्नेशन से अगर आधा घंटा भी बात करें तो कम से कम इस मुल्क को बात करना जरूरी है। कि किसी को अदर दूसरा बना के वहां पे कोई भी जुल्म करे तो बाकी देश चुप बैठे उस पे, ये बहुत आसानी से और किसी के ऊपर भी आ सकता है। किसी को कश्मीरी बुला के कर दे, किसी को नॉर्थ ईस्ट बुला के कर दे, ये चीज किसको क्या बुला रहा है ये चेंज होगा, जुल्म खत्म नहीं होगा। तो ये चीजें समझना भी जरूरी है, इसीलिए साथ खड़े होना जरूरी है, इसीलिए बताना जरूरी है कि कश्मीर किसी कभी मैं बात अभी एक रिसेंटली मीटिंग हुआ था, मैं उनको कह रहा था मैं आपके लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़ा हुआ, मैं अपने संविधान के लिए खड़ा हुआ, मैं अपने देश के लिए खड़ा हुआ। इसीलिए मुझे जरूरी लगता था। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, संविधान की बात की, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे देश में संविधान का वायलेशन किया जा रहा है? नहीं, वो तो कह रहा हूं मैं। मुझे लग रहा कि खुल के वायलेशन हुआ था, कश्मीर के मुद्दे पे हुआ नहीं, दूसरे मुद्दों पर भी, कश्मीर काफी सारे मुद्दे पे। अभी तो जितना आप देख ही रहे, इलेक्शन के वगैरह भी देख रहे हैं, खुल के हो रहा है। अभी खुल के हो रहा है और हम इसको एक तमाशा के तौर पे देख रहा है। मुझे लगता है कि ये सरकार आया भी ऐसे, जनता को लगा कि ये तो मजेदार है, कि मतलब मुझे लगता है बेवकूफ सरकार है, एकदम नालायक बेवकूफ सरकार है। मुझे ऐसा नहीं लगता कोई ईविल सरकार है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेवकूफों का एक सरकार है। और जनता को लगा कि कितनी बेवकूफी करेंगे देखते हैं करके ना, एक मूड में अच्छी मजेदार वाली चीज। आपने जैसा सरकार को बेवकूफ कहा है, जस्टिस काटजू कहते हैं कि पब्लिक बेवकूफ है। नहीं, मुझे नहीं लगता। पब्लिक को एंटरटेनमेंट चाहिए था और एंटरटेनमेंट दे रहा है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि पब्लिक बेवकूफ नहीं है। तो आपके कहने का मतलब ये सर्कस सरकार है? सर बिल्कुल, जैसे पैसा देके हम सर्कस देखने जाते हैं, आज भी वही हो रहा है, सर्कस ही चल रहा है। महाराष्ट्र में देखिए तो सर्कस चल रहा है, पर पब्लिक ना गुस्सा हो रहा है, पब्लिक पॉपकॉर्न खरीद के देख रहा है। पब्लिक पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है, तो जनता को क्यूरियोसिटी होने लग गई है कि ये हो क्या रहे, देखते हैं। ये मुझे लगता है ज्यादा चलेगा नहीं। एक चीज, चलिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की बात है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एनआरसी के जरिए सिर्फ एक जो कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और वो है मुसलमान? नहीं, एनआरसी के जरिए जो है मुसलमानों को तो बिल्कुल टारगेट नहीं किया जा रहा है।
एनआरसी के जरिए गरीबों को टारगेट किया जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ। एनआरसी के जरिए जिनको, एनआरसी का मतलब क्या है, अभी आप सवाल ऐसे पूछते हैं जनता में, यहाँ पे भी आके पूछेंगे, मैं आज टॉक में भी यही पूछा जी जी आपसे, जब आप सवाल ऐसे पूछते हैं काला धन मिटाना चाहिए कि नहीं मिटाना चाहिए, जी जी, हर कोई बोलेगा मिटाना चाहिए। हर चिल्ला के बोलेगा हाँ। हाँ आपसे पूछेंगे भारत को एक बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, जी। आप बोलेंगे हाँ। आपसे पूछेंगे घुसपैठियों को बाहर धकेलना चाहिए कि नहीं, सब बोलेंगे हाँ। और इसी हाँ के कारण नोटबंदी आया, इसी हाँ के कारण 370 का जो अभी चल रहा है, और इसी हाँ के कारण अभी जो है एनआरसी लेके आ रहा है, क्योंकि किसी ने ये नहीं पूछा कि कालाधन होता क्या है। जब आपसे ये पूछा कि कालाधन मिटाना चाहिए कि नहीं मिटाना चाहिए, आपको लगा ये सिर्फ हाँ और ना के सवाल है जी। ये वापस सवाल पूछने का सवाल था कि कालाधन होता क्या है। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर सवाल किया जाएगा तो जो एजेंसीज हैं वो पीछे पड़ जाती हैं। अरे तो आप क्या, देखिए, देश को बचाना है तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी जी। इस देश बनी कुर्बानियों पे, चाहे आज़ाद हुए कुर्बानी पे, चाहे इमरजेंसी से बाहर आए कुर्बानी पे। मुझे लगता है हर 30-40 साल में इस देश जो है जनता से थोड़ा कुर्बानी मांगता है, यानी खून मांगता है। खून तो नहीं बोलूंगा, sacrifice। सैक्रिफाइस जो है, सैक्रिफाइस मांगता है, इसलिए कि अगर आप नौकरी कर रहा है तो थोड़ा टाइम के लिए ये सोचना पड़ेगा कि कोई बातें मैं खुल के बोलूंगा, थोड़ा बहुत मुझे बॉस से सुनना पड़ेगा, पर मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। अगर थोड़ा टाइम के लिए लगता है हो सकता है मेरा 2 महीने के लिए नौकरी चले जाए, पर मुझे जो बताना है मुझे बताना है। स्टूडेंट को लगेगा कि हो सकता है कि मेरा एक एग्जाम है पर आज सड़क पे उतरना जरूरी है, तो आज उतरना है, वो पेपर में कल क्लियर करके ले लूंगा। ये जो सैक्रिफाइसेस है, ये कोई खून की सैक्रिफाइस नहीं है, ये सैक्रिफाइस है देश के लिए, चाहे एक दिन आप दे सकते हैं कि नहीं। आज एक जरूरी मुद्दा है, उस पे लिए आपको लगता है कि बाहर निकल के उससे समझने की जरूरत है, तो समझने के लिए आप तैयार है कि नहीं, क्योंकि हर चीज का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब यहाँ मेरे आने का जो है कॉस्ट है कि मैं कहीं और जा सकता था, कुछ और कर सकता था, वो कॉस्ट है, वो उसको आप सैक्रिफाइस करना जरूरी है। और ये देश हमेशा, ये लोकतंत्र और देश हमेशा लोगों से कुर्बानी मांगा है, और इस यहाँ की जनता स्पेशली नौजवान ने दिया भी है। और मैं इसी बात पे आना चाहता हूँ, सवाल उठाने का, क्योंकि वो पूरा कंप्लीट करना चाह रहा था यही सवाल, क्योंकि कालाधन क्या पूछता और आपको पता चल जाता कि 2 तरीके का होता है कालाधन। एक जो है जो करप्शन और इलीगल टेररिज्म और माफिया, ड्रग्स और ये सब के होता है, उसके बारे में। और दूसरा जो है ये है कि जो आपने घर पे जो 5,000 रुपये रखे हुए या 10,000 रुपये रखा हुआ है, जो रेडी वाला है, दुकानदार वाले हैं, आप ये फर्क समझते तो आप हाँ नहीं बोलते। वैसे ही अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, आपको पूछना चाहिए वापस कि घुसपैठी है कौन, और आप तय कैसे करेंगे कि घुसपैठी है या फिर एक नागरिक है। तय कैसे करेंगे सरकार, तुरंत आपको जवाब मिलेगा डॉक्यूमेंट के थ्रू। और मैं यही सवाल दोबारा पूछता हूं, तो मतलब ऐसे लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो घुसपैठी है, ऐसे लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट है वो नागरिक है। अभी मैं यही सवाल पूछता हूं, क्या ऐसे लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको बाहर धकेलना चाहिए कि नहीं धकेलना चाहिए? आपका जवाब चेंज होगी। पहले आप हाँ चिल्ला रहे थे, अभी आप ना बोलेंगे। अभी अगला सवाल पूछिए, किस तरीके का डॉक्यूमेंट, 50-60 साल पुराने डॉक्यूमेंट। अब यही सवाल दोबारा पूछिए, क्या ऐसे लोग जिनके पास 50-60 साल पुराने डॉक्यूमेंट नहीं है इस देश में, उनको भारत से बाहर धकेलना चाहिए कि नहीं? आप चिल्ला के बोलेंगे ना। उसके बाद आप सवाल पूछिए, कौन है जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा 50-60 साल? गरीबों के पास नहीं होगा, आदिवासियों के पास नहीं होगा, दलितों के पास नहीं होगा, जो महिलाएं हैं जो शादी करके दूर जगह जाते हैं वो 50 साल डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाता, जिनके वहां पे बाढ़ आती है और अपने जो भी कुछ मिलता है लेके घर से भागता है वो 50 साल के डॉक्यूमेंट लेके नहीं रहता। जो घर नहीं है, जो आप बाहर जाएंगे हैदराबाद में बाहर देखेंगे सड़क पे सोते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता। जो लैंडलेस लेबरर है उनके पास नहीं होता। तो आप क्या इन सबको बाहर फेंक देना चाहते हैं? इन सबको ये कहना चाहते हैं कि घुसपैठ, इसमें मुसलमान कहाँ आया? मुसलमान तो आया नहीं है। ये एनआरसी जो है ये पूरी देश की जितने भी अनकनेक्टेड या सोशली जिनके पास जो कनेक्शन नहीं है, सर जो भी सरकार से जुड़े हुए वो तुरंत डॉक्यूमेंट बना लेगा 2 मिनट में। जो सरकार से जुड़े हुए नहीं है, जिसको अपनी ही डॉक्यूमेंट बनाने में 4-5 दिन सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता है, वो 50 साल पुराने डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे? एनआरसी गरीबों के खिलाफ है। पर सीएबी जो है, हाँ यही बात आ रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है, वो जो गरीब के खिलाफ जो एनआरसी है उसको मुसलमान के खिलाफ भी बना दिया। हाँ यही पूछना चाहता हूं। एनआरसी, आप इसको समझना जरूरी है, एनआरसी पूरी की पूरी इस देश के खिलाफ है, पूरे देश के खिलाफ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो ये बाकी लोगों को बताना चाह रहा था कि ये हो सकता है कि आप एनआरसी में आप डॉक्यूमेंट ना दे पाए, पर कोई बात नहीं, हम आपको तो भारतीय बना लेंगे पर मुसलमानों को नहीं बनाएंगे। और
अमीर मुसलमानों को अब भी दिक्कत नहीं होगी, होगी गरीब मुसलमानों को जी, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट नहीं बना पाएंगे, और डॉक्यूमेंट बना भी लिया तो कहीं पे खान लिखा होगा, कहीं पे खान नहीं लिखा होगा, जी, जी। तो बोलेंगे इसमें तो अलग है, दो डॉक्यूमेंट की फर्क कैसे आ गई। वही सरकारी ऑफिसर जिसने एक में खान लिखा था एक में नहीं लिखा था, वही आप बोलेगा कि इसमें अंतर है इसलिए तुम इंडियन नहीं है। तो ये समझना जरूरी है, इसीलिए एनआरसी और सीएबी जो है हमें होने नहीं देना है। अच्छा, एक बात आपने कहा है कि स्टेट और पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारा दो मुल्क जो है एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां स्टेट और पब्लिक एक दूसरे के खिलाफ हैं? मुझे लगता है कि नहीं, इससे पहले आपके भी मैंने कुछ स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, उसमें आपने कहा है कि सिर्फ 30% जो लोग हैं मोदी के हक में वोट दिए हैं, तो क्या 70% जो खिलाफ दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट और पब्लिक एक दूसरे के खिलाफ नहीं। मैं हमेशा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में हमेशा ये 30-40% पे ही रहता है, 30 से कम ही रहता है, इनको बल्कि ज्यादा वोट मिले मैं समझता हूँ। जी। पर ये बात हम सोचते हैं कि आपने पहले पूछा, आप जैसे कुछ पूछते हैं कि ऐसे लोग आ जाता है कि आपका आवाज दबाया जाता है कि फिर आप चुप रहना पड़ता है। वो क्यों? क्योंकि वो जो जिन्होंने वोट किया वो चीख के चिल्ला के बोलने के लिए रेडी है। जो उनकी जो कंसेप्ट है, उनकी जो बिलीफ है, उसके लिए वो चिल्लाने के लिए तैयार है। पर जो 70% जो इस पे बिलीव नहीं करता, वो चुपचाप अपना आगे बढ़ना चाहता है। फिर यहाँ भी खामोशी क्योंकि 70% खामोश है, इसलिए वो 30% लगता है कि 100% है। जी 100% है, इसलिए लगता है। अगर 70 में से 20% भी उठ के बोलने लग जाए, तब समझ में आएगा भाई ऐसा नहीं है। सबको ऐसे ही लगने लग गया कि इस देश में एक ही आवाज है, ऐसा नहीं है। आपको क्या नहीं लगता कि एनआरसी का जो मसला है, मिसाल के आसाम में अगर आप देखेंगे 6 बरस लगे एनआरसी के लिए, और तकरीबन मैं समझता हूं कि आपके ही मेंशन कर रहा हूं कि तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए आम लोगों ने खर्च कर डाले एक अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, और हुकूमत का जो हुआ है 1,600 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। बिल्कुल। तो अब ये एक इंफॉर्मेशन आ रही है, इतलात आ रही है कि जो डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं, एक डिटेंशन सेंटर पर 45 से लेके 50 करोड़ रुपए आएगा और 3,000 लोग वहां रहेंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ये बर्दाश्त कर पाएगी? देखिए, ये आसाम में एनआरसी 6 साल चला जी, 50,000 एम्प्लॉइज उस पे लगे, 50,000 सरकारी एम्प्लॉय, और 1,600 करोड़ का खर्चा जो है सरकार को डायरेक्टली हुआ। और सीजेपी जो एक रिपोर्ट उन्होंने बनाया था, उसके हिसाब से जिन लोगों ने, क्योंकि अपील करना होता है, डॉक्यूमेंट बदलना होता है, आप इधर जाने का सब मिला के करीबन 7800 जो है 8,000 करोड़ के करीबन जो है उनके खर्चा हुआ। ये सब करने के बाद अभी हमारे गृह मंत्री कहता है कि इसको रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, 6 साल लगे। सोचिए 3 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए, आबादी के लिए आपको 6 साल लगे करने के लिए, 50,000 लोग लगे, 1,600 करोड़ पैसा लगा, 8,000 करोड़ जनता का लगा, और इतना मेंटल एगनी और एंग्जाइटी। कल उठ के आपको बोला जाए कि आप इंडियन नहीं है, आपका सोचिए आपका टेंशन क्या होगा। आप यहाँ बैठ के इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे, आप पहले दौड़ेंगे कि भाई मेरा वापस सिटीजनशिप कैसे करें, है ना। ये मेंटल एगनी, डिप्रेशन, सुइसाइड्स, कितने सारे सोसाइटल कॉस्ट हुआ है उसका। ये सारा होने के बाद आप ये कह रहे हैं क्योंकि वो कन्वीनियंट नहीं था उसका रिजल्ट, आप ये कह रहे हैं कि हम उसको मानेंगे नहीं, हम खुद ही उसको रिजेक्ट करेंगे, जबकि किया पूरा उसके बाद रिजेक्ट कर रहे हैं बोले। और ये कह रहे हैं 3 करोड़ की आबादी की बात कर रहे हैं, और ये सोचिए 130 करोड़ के लिए करना है। सरकार एनआरसी जो है, सरकार को अगर इलीगल इमिग्रेंट को बाहर फेंकना है तो अभी भी बाहर फेंक सकता है। उसके लिए एनआरसी की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की जो लॉ है वो क्लियर कहता है कि सरकार खुद आइडेंटिफाई करे कि कौन इलीगल इमिग्रेंट है, कौन नहीं है। पर इसमें सरकार को मेहनत करना पड़ेगा, पर सरकार मेहनत नहीं करना चाहता। सरकार मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए सरकार ये कह रहे जनता पूरा अपना मेहनत करे ये बताने के लिए कि तुम नागरिक है कि नहीं। सरकार जनता को बोल रही है कि तुम पहले बताओ कि तुम नागरिक है कि नहीं, तुम प्रूव करो। जो नहीं प्रूव कर पाएगा वो तो इलीगल इमिग्रेंट हो गया ना। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सरकार नहीं करना चाहता, इसलिए लेजी गवर्नमेंट है जो आज ना लेजी बिल्कुल अपना काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो जनता के ऊपर बोझ डालना चाहते हैं। ऐसे ही बहुत ज्यादा बोझ है जनता के ऊपर। ऐसे में इस लेवल का टॉर्चर और हरासमेंट और नहीं झेल पाएगा। और मैं समझता हूं कि 20-20 साल तक जिस तरीके से आगे बढ़ेगा, इस चीज को बढ़ता रहेगा। एक पूरी पॉपुलेशन नागरिक होते हुए अभी आज खामोश है। आप सोचिए जब नागरिकता भी नहीं रहेगी तो आप सवाल उठाने तो छोड़ो, आप हाथ जोड़ने का अलावा कुछ नहीं करेंगे आप सरकार के ऊपर। बहुत अच्छी बात कही। बहरहाल फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी कहते थे कि बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। क्या इंडियन हमारी जो कौम है, नेशन है, वो गांधी जी के इस मैसेज पर अमल कर रही है? नहीं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उनके जो मैसेज है, उनका मैसेज ये नहीं था। उनका मैसेज ये नहीं था कि बुरा मत देखो, अगर बुरा देखा तो बुरा मत कहो, ऐसा नहीं था। ये था कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, मतलब बुरा मत करो। ये था कि बुरा कोई चीज मत करे। उसको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि अगर आपने बुरा कुछ देखा,
तो आप बुरा मत कहो, जी अगर आपने बुरा को कुछ सुना तो आप बुरा मत, ये नहीं था। जी बुरा अगर देखा आपने तो आप बिल्कुल कहिए, बुरा कहने की जरूरत नहीं है, अच्छे से कहिए, जी पर कहना जरूरी है। और गांधी जी ने ही हमेशा कहा है, कंटिन्यूअसली उन्होंने ये कहा है कि सेल्फ डिसिप्लिन होते हुए, नॉन वायलेंट होते हुए, उन्होंने कहा था मुझे जो बोलना है मैं अकेला हूं तो भी बोलूंगा। जी पूरी की पूरी उनके खिलाफ हो जाते तब भी वो बोलते थे मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा और बोलता ही रहूंगा और बिना गुस्से हुए बोलूंगा। ये जरूरी है। एक बात है, जैसा कि आपने बोलने की बात कही है, तो हम अपने प्रोग्राम के जो आखिर का हिस्सा होता है उसमें एक मैसेज देते हैं, तो आप नौजवानों को क्या बोलेंगे मैसेज में? मैं यही इतना ही बोलना चाहता हूं कि हमेशा जब भी ये देश किसी इस तरीके का मुसीबत में आए हैं तो यहाँ हमारे देश के नौजवानी इस देश को इससे बचाए हैं और आगे लेके बढ़े हैं। आप देखेंगे चाहे अगर 1940 से लेकर 70 तक का दशक में जितने भी आप लीडर्स देखेंगे वो सब नौजवान लीडर्स थे उस टाइम जो बढ़ के बाद में आए थे। अगर आप 70 के इमरजेंसी देखेंगे तो जितने भी आज हम लीडर्स देख रहे हैं वो सब उस टाइम के स्टूडेंट पॉलिटिक्स या स्टूडेंट एक्टिविज्म उसके थ्रू आए थे। और आज नौजवान थे उस टाइम, खुल के उन्होंने इस पे पार्टिसिपेट किया, उसके बाद आए थे। और आज दोबारा एक मौका है, मैं समझता हूं कि हमारी जनरेशन को ये अपॉर्चुनिटी मिला है ये दिखाने के लिए कि हम कितने देशभक्त हैं। हमें ये दिखाने के एक अपॉर्चुनिटी इस देश ने दिया है कि हम एक्चुअली इस देश को कितना प्रेम करते हैं। तो क्या आप खुद को देश के ऊपर रखते हैं या देश को खुद के ऊपर रखते हैं? तो ये मुझे पूरा यकीन है हम सब मिलके ये देश को बचाएंगे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। बहरहाल कन्नान गोपीनाथन के इस प्यारे से मैसेज के साथ कि हमें बोलना चाहिए, नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, तमाशा बेन की तरह नहीं रहना चाहिए या तमाशा नहीं देखना चाहिए, हम अपना प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।